नमस्कार। और मानसून थोड़ा रूठा सा लगता है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगस्त में बारिश पिछले 122 सालों में सबसे कम दर्ज हुई है। मौसम विभाग भी मानता है कि एल निन्यो के कारण अगस्त में बारिश सामान्य से 36% कम रही। हालांकि सितंबर में सामान्य मानसून की उम्मीद है। इसका फसलों की बुआई और उत्पादन पर कितना असर पड़ रहा है, आज के शो में हम इस पर चर्चा करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि एक्सक्लूसिव बातचीत में CNBC आवाज से IMD के DG मृत्युंजय मोहपात्रा ने हमसे क्या कहा। अगस्त महीना में रेनफॉल एक्टिविटी आप देखेंगे तो नॉर्मली जितना एक्सपेक्ट किया जाता है इससे ज़्यादा डेफिशिएंट रहा। लगभग 36% डेफिशिएंट रेनफॉल 31 अगस्त को रिकॉर्ड किया गया है, 5 से 31 अगस्त तक। इसका आप कारण देखें, सबसे बड़ा कारण यही रहा कि अगस्त महीना में एल निनो कंडीशंस प्रिवेल किया, और जब एल निनो कंडीशंस होता है इसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है रेनफॉल में। सब सितंबर की बात करें तो किस तरह की बारिश आपको होने का अनुमान है? सितंबर में हमारा जो पूर्वानुमान है आज, इसके हिसाब से नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है, यानी 109% से 91% लॉन्ग पीरियड एवरेज का रेनफॉल हो सकता है। और इसका आप स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री है, जैसे गैंजेटिक प्लेन्स हो गया, कि ईस्ट इंडिया हो गया, ईस्ट सेंट्रल इंडिया हो गया, ये सभी एरिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, ये सभी एरिया में नॉर्मल टू एबव नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। और वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, जैसे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, वेस्ट सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इसमें डेफिशिएंट रेनफॉल होने का पूर्वानुमान है। सर, ब्रेक हमने देखा अगस्त में 20 दिन के आसपास का मानसून का ब्रेक रहा। अब सितंबर में कब से मानसून की एक्टिविटी शुरू होगी? अभी जो ब्रेक मानसून कंडीशन अभी भी चल रहा है, लगभग 20 दिन टोटल ब्रेक मानसून कंडीशन रहा अगस्त महीना में, मगर अभी इसमें सुधार आ रहा है। 2 सितंबर से रेनफॉल एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ेगा ईस्टर्न साइड से, और धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया तरफ रेनफॉल। आखिरी सवाल, इस साल मानसून कैसा रहेगा? सामान्य रहेगा? जून, जो हम बात करते हैं जून से लेकर के सितंबर तक? जून से सितंबर तक जो हमारा पूर्वानुमान था वो है 96% ±4%, यानी 92% शुरू करके 100% तक। सो अभी जो एक्टिविटी हुआ है, वर्स्ट एक्टिविटी हो चुका है अगस्त महीने में। सितंबर में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा, इसलिए अभी जो -10% रिकॉर्ड किया गया फॉर द कंट्री एज होल, इसमें सुधार आएगा धीरे धीरे सितंबर महीना में। और हमारा ये अनुमान है कि ये रेनफॉल डेफिशिएंट नहीं होगा। और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री में, आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है। जो एरिया में जुलाई तक बारिश नहीं हो रहा था, जैसे ईस्टर्न इंडिया, ईस्ट यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वो सभी एरिया में अगस्त महीने में अच्छा बारिश हुआ है। तो क्लियरली जैसे उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर है, लेकिन एक जगह जहां पर IMD ने हल्की सी अगर हम कहें कि सही नहीं गए हैं, वो है अगस्त के महीने के लिए, क्योंकि इसी तरह की बातचीत हमने जुलाई के एंड में भी सुनी थी कि नॉर्मल मानसून रह सकता है अगस्त में, एल निन्यो का खतरा जरूर है। लेकिन अब जैसे मोहपात्रा जी ने कहा कि एल निन्यो हमने प्रिवेल करता हुआ देखा अगस्त में, सितंबर में लेकिन बेहतर बारिश है। 2 सितंबर के बाद यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट के बीच में कुछ बारिशें होती हुई नजर आएंगी। लेकिन उन्होंने हमसे ये भी कहा कि चिंताएं यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में आगे जाकर बरकरार रह सकती हैं। इन एरियाज में आगे जाकर भी डेफिशिएंसी की ही उम्मीद है। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पंकज गोयल, एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा और JLV एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और चिंताएं यहाँ पर अक्रॉस क्रॉप्स हैं, चाहे वो चावल को लेकर हो, गुआर मूंग को लेकर हो, या फिर बाकी दालों में हो, जहां पर हमने उड़द तुअर में भी चिंताएं आते हुए देखी हैं। पुखराज जी, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे, अगर हम ओवरऑल मानसून देखें, और जैसे IMD हमें बता भी रहे थे कि सभी एरियाज में इतनी दिक्कत नहीं है, अगर आप जून से लेकर 1 जून से 31 अगस्त का डेटा उठा के देखें तो वेस्ट राजस्थान में 55% एक्सेस बारिश दिखाता है, यानी कि नॉर्मल से 55% ज्यादा दिखाता है। ऑफकोर्स अगर हम अगस्त का महीना अकेला पकड़ के देखें तो ये 80% कम दिखाता है। क्लियरली जिस तरह के नंबर देखने का तरीका है, जैसे उन्होंने कहा कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहा है, नॉर्मल के आसपास हम जाएंगे, लेकिन जिन इलाकों में फसल है वहां पे क्लियरली दिक्कत है यहाँ पर। और ये नंबर्स हमेशा जमीनी जो सच्चाई है वो हमेशा नहीं बताते। मनीषा जी, आपने ठीक बताया। ये महापात्रा जी जो बोल रही थी मौसम के बारे में और बरसात सामान्य के बारे में, परसेंटेज के बारे में, तो मुझे लगता है ये पीने के पानी के बारे में या पानी स्टोर करने के बारे में ही ज्यादा सोच रहे होंगे। खेती के हिसाब से, कृषि के हिसाब से ये जो मानसून गिरा है उसे हम ठीक नहीं कह सकते। आपके जून जुलाई में अच्छी बरसातें हो गई, किसानों ने बुआई कर दी,
अब अगस्त पूरे में बरसात नहीं हुई बिल्कुल, तो पूरे अगस्त में बरसात नहीं होने से जो बुआई की उसको पूरा का पूरा नुकसान हो गया। अब सितंबर में ये सामान्य बता रहे हैं, तो मानसून इनकी गिनती में परसेंटेज में तो हो सकता है कि ये 90 रह जाए, 92 रह जाए, 54 में रह जाए, पर इसको यदि हम खेती के लिहाज से देखें तो ये कतई ठीक नहीं है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी वो ठीक बता रहे हैं, वो भी कतई ठीक नहीं है। अब राजस्थान के अंदर जून में, जुलाई में जो बरसातें हुई, तो ये आंकड़ा बढ़ता गया, 80% ज्यादा हो गई, 90% ज्यादा हो गई, 100% ज्यादा हो गई। पर अगस्त आते आते इसमें पूरी कमी आ गई। तो खेती के लिहाज से तो ये ठीक नहीं है, पानी स्टोर के लिहाज से ठीक हो सकती है, ये आंकड़ों के लिहाज से ठीक हो सकती है कि आंकड़े ठीक आ गए बरसात के, पर इससे अनाज उत्पादन में तो बाधा ही है, उसके लिए तो ये सही नहीं है मनीषा जी। पुखराज जी, ये जो आंकड़ा हम फिलहाल ऑनर यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं कि 2019 में 110% बारिश हुई थी, 21 में 99%, 22 में 106। तो पिछले अगर 4-5 साल का भी डेटा निकाल के देख लिया जाए, इस साल में इन एनी केस नंबर ऑन द वीकर साइड है। 96% तो एज ऑफ नाउ आईएमडी कह रहा है, और जिस अगर स्काईमेट का आंकड़ा देखें तो उन्होंने 92%, 94% कहा है। तो क्लियरली कुछ चिंताएं यहाँ पर डेफिनेटली बन के आ रही हैं। आपको लगता है जिस तरह से आगे मांग है, जिस तरह से भावों में बढ़त एक्सपेक्टेड बाजार कर रहा है, फेस्टिवल सीजन है, तो कुछ चिंताएं यहां पर सरकार के लिए बन सकती हैं? बिल्कुल सरकार के लिए चिंता का विषय तो है ही। आज अभी जो मूंग आ रहा है, नई फसल का मूंग 8,500 से 9,000 रुपए बिक रहा है। जो मोठ आ रहा है अभी नया, वो भी 7,500 रुपए बिक रहा है। तो चिंता का विषय है ही कि दालों के भाव है वो लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों में आपने देखा इनके सपोर्ट से चना भी बढ़ा था। जमीन पे नहीं होगी तो आपको आयात पे निर्भर रहना पड़ेगा और दूसरे प्रयास करने पड़ेंगे। खेती बढ़ाने के तो प्रयास हो नहीं सकते, वो तो जो जमीन में बीज बो दिया उससे जो पैदा होना था वही होगा। पर ये जहां तक चिंता की बात है, सरकार की निश्चित रूप से चिंता है। और सामने लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो ऐसे में सरकार तो अपनी तरफ से व्यवस्था करेगी ही, पर किसानों के लिए और जो जमीन के लिए, व्यापार के लिए जो बातें देखी जाती है, उसका तो किसी तरह से कोई उपाय नहीं किया जा सकता मनीषा जी। बात दालों की हुई है विवेक, क्लियरली जिस तरह की बढ़त हमने यहाँ पर भावों में आते हुए देखी है, अनप्रेसिडेंटेड है। ऑफ कोर्स भाव लगातार यहाँ पर इस साल में बढ़ते हुए नजर आई ही हैं, लेकिन जिस तरह की चाल पिछले 2 महीने में देखने को मिली है, इन सम सेंस बाजार उसे एक्सपेक्ट कर भी रहा था, क्योंकि बारिश नहीं थी, इतना सामान नहीं है। हमें पहले ही पता है, स्पेशली तुअर के मामले में, कि पिछले साल फसल नहीं थी, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नहीं है, प्रोटेक्शनिज्म थ्योरीज यहाँ पर आते हुए नजर आई हैं, और अगर इंपोर्ट भी होता है तो वो भी इतना सस्ता नहीं है, लैंडेड कॉस्ट ऑन द हायर साइड ही है। तुअर से शुरू करते हैं विवेक, कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ अवेलेबिलिटी, बारिश का इम्पैक्ट और आगे जाकर भाव? नमस्कार मनीषा जी, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा गंभीर चिंता का विषय है। और तुअर में तो एक अच्छी खासी शॉर्टेज आप हम लोग देखते आ रहे हैं, और बहुत बार आपसे चर्चा भी हुई है। और अभी आप देखते जाएंगे कि जो मोजाम्बिक से जो तुअर आनी थी वो अभी तक आनी शुरू नहीं हुई है। जो मोजाम्बिक से प्राइस $700 के हुए थे वो अभी $1,000 हो गए हैं, और वहां से अभी तक एक भी कंटेनर नहीं आया है। कुछ इश्यूज चल रहे हैं, सरकार उससे निपटने का प्रयास कर रही है। तो वही एक जरिया है जहां पे थोड़ा सा अगर हम सोचें कि इम्पैक्ट रहे, लेकिन वो भी हायर प्राइस पे आ रहे हैं। तो तुअर तो एक बहुत बड़ी शॉर्टेज में है, और जैसा कि अभी आपने अपने चैनल पे भी बताया कि बारिश कम है, प्रोडक्शन की संभावना कम है, और पिछले बार हम ऑलरेडी शॉर्ट पे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकट दालों में, तुअर में स्पेशली देखने को मिल रहा है। और भारत सरकार को, मतलब सरकार इसके लगातार प्रयत्न कर रही है, पर मुझे लगता है कुछ अब ज्यादा करने की जरूरत है। यहाँ पे एक्सपोर्ट कंट्रीज के पास भी उतनी बड़ी क्वांटिटी पे माल नहीं है, और मार्केट में एक पैनिक की स्थिति धीरे धीरे बनती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि या तो वो किसी दूसरे दालों के माध्यम से तुअर की कमी को पूरा करने का प्रयास करे। जैसे कि आज 2016-17 में हम लोग येलो पीस इंपोर्ट करते थे, और बहुत सस्ता येलो पीस एक $300 के आसपास की प्राइस पे था, और वो बहुत सारी दालों को कवर कर देता था, क्योंकि वो येलो पीस एक मटर के रूप में भी, फिर चना दाल बेसन के रूप में भी, और दाल के रूप में, तीनों में कंजम्पशन होता था। वो 3 मिलियन टन आता था। उस 3 मिलियन टन की सप्लाई के कारण बाकी सब चीजें जो सप्लाई थी वो चेक हो जाती थी। अभी हमारे हिंदुस्तान में येलो पीस इंपोर्ट बैन है, या जिस तरीके से उसमें आप नहीं मंगा सकते, तो वो एक संभावना अपने आप खत्म हो गई है। तुअर कहीं ओरिजिन पे है नहीं। तो ये जो मसूर, जो अभी कनाडा की रिपोर्ट आई है, कनाडा एग्री मार्केट की, वहां पे भी इस बार मसूर का उत्पादन कम दिख रहा है।
तो अल नीनो का इम्पैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुछ एरियाज में देखने को मिल रहा है और उसका सीधा असर दालों के उत्पादन में पड़ रहा है। हम लोग 140 से 150 करोड़ की आबादी हैं और यहाँ पे छोटी शॉर्टेज भी बहुत बड़ी शॉर्टेज हो जाती है। एब्सोल्युटली। विवेक, जैसे आपने कहा, एक तो तरीका यह है कि येलो पीज यहाँ पर मंगवाए जाएं, और दूसरा जिस तरह से आज सुबह से ही खबरों में है कि शायद चने पे स्टॉक लिमिट यहाँ पर लग सकती है। सोर्सेज के थ्रू ये खबर यहाँ पर है कि ऐसा कोई कदम यहाँ पर अब सरकार उठाती हुई नजर आएगी, क्योंकि चने का इवन एज सरकार के पास स्टॉक है, इवन एज नेफेड यहाँ पर बाजार में लेके आ रहा है, कम क्वांटिटी में ही सही, लेकिन जिस तरह के भाव यहाँ पर दौड़े हैं, तो ये स्टॉक लिमिट की भी जो खबरें बाजार में निकल के आई हैं, सरकार कुछ कदम उठा सकती है जैसे आपने कहा। कैसे देखते हैं आप उसे, और क्या कुछ और किया जा सकता है? येलो पीज इंपोर्ट कर सकती है सरकार, स्टॉक लिमिट क्या यहाँ पर दालों में, चने में लगती हुई नजर आ रही है आपको? कैसे देखते हैं आगे जाके स्टेप्स? देखिए मनीषा जी, स्टॉक लिमिट का तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने चने की खरीदी की ही नहीं है, क्योंकि नाफेड जब बहुत एग्रेसिवली बाय कर रहा था तो मार्केट में सामान्य ट्रेडर और जो ट्रेडर स्टॉक करते थे वो मार्केट से गायब थे। तो वो जो एक फिगर है, आप स्टॉक लिमिट लगाएंगे लेकिन लोगों के पास स्टॉक होना भी तो चाहिए, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक लिमिट उतना बड़ा फायदा नहीं दे पाएंगे। ये ज्यादा से ज्यादा नाफेड अगर ज्यादा लिक्विडेट स्टॉक करे तो वो प्राइस में कुछ आ सकती कमी, अदरवाइज मार्केट तो उसको बहुत बुलिश तरीके से देख रहा है और बाजार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम पे वो और बहुत तेजी से बढ़ेंगे अगर कहीं और से सप्लाई नहीं आएगी। तो एक ऑस्ट्रेलिया बचता है जहां पे अपन ड्यूटी कुछ कम करके वहां से कुछ ला सकते हैं, लेकिन वहां पे भी लिमिटेड स्टॉक है। तो एब्सोल्युटली दालों को लेकर तो यहाँ पर काफी चिंताएं हैं, लेकिन एक और सेक्टर है जहां पर चिंताएं काफी ज्यादा हैं पंकज जी, वो है चावल। पैडी की जो पैदावार है, रादर जो बुआई है, वो तो पिछले साल के कंपैरिजन में 4% ज्यादा है। लेकिन जिस तरह के स्टेप्स पंकज जी सरकार ने उठाए हैं, एक के बाद एक सभी नॉन बासमती वेराइटीज को बैन करना, बासमती में भी यहाँ पर हॉल्ट लगा देना, एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस देना, ट्रेड को ऐसा लगता है कि सरकार को ऐसा लगता है कि फसल यहां पर 10 से 15% कम हो सकती है, बुआई चाहे 4% ज्यादा हुई हो। अनिशा जी नमस्कार। सभी CNBC व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जो आप बात बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, पर मैं पुखराज चोपड़ा जी की बात से थोड़ा सा राइस के बारे में मैं एग्री नहीं हूं। कारण क्या होता है कि अभी जो हमारे साइंटिस्ट ने 1509 जो क्रॉप है, पूसा 1509 की जो क्रॉप डेवलप की है, ये 90 डेज की क्रॉप है। और ये जो क्रॉप है, जो इसकी बुआई होती है, ये मैक्सिमम होती है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के अंदर मैक्सिमम ये क्रॉप बोई जाती है। और इस बारी मॉनसून का इस तरीके का कल्चर रहा है कि जब हमें पानी की जरूरत थी, मतलब एट द टाइम ऑफ सोइंग 1509 जब हम बोते हैं, उस समय हमें क्रॉप के अंदर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। उस समय बारिश हमें एम्पल क्वांटिटी के अंदर बारिश मिली, पानी काफी मिला। और आज के समय के अंदर हमारा किसान इतना सक्षम है, ट्यूबवेल का पानी भी यूज कर सकता है और उसको हर वक्त बिजली भी मिलती है। और इस समय पर जब अगस्त के समय पर जब वहां पर इसके अंदर फ्लावरिंग आ जाती है और क्रॉप राइपन होने लगती है, 1509 की क्रॉप अब मार्केट्स में आने लगी है, तो मॉनसून कोई 36% कम का ये जो डाटा आ रहा है IMD का, इससे मतलब क्रॉप को बेनिफिट हुआ काइंड ऑफ। क्योंकि खड़ी फसल के अंदर, क्रॉप के अंदर अगर मॉनसून ज्यादा आ जाए या बारिश ज्यादा हो जाए तो क्रॉप खराब होने लगती है, उसका फ्लावर नीचे गिर जाता है और क्रॉप में डैमेज डिस्कलर क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो अभी चावल के लिए तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि कोई खास ऐसा इम्पैक्ट होगा। सितंबर में जो क्रॉप आएंगी, सितंबर में जैसे बासमती की ट्रेडिशनल बासमती की क्रॉप है, वो राइपन होने लग रही है, क्योंकि वो क्रॉप 120 से 150 दिन की होती है। तो उसके अंदर भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि सितंबर के अंदर जब हम देखते हैं IMD डिपार्टमेंट जो बोल रहा है कि मॉनसून ठीक और सामान्य रहेगा, तो हम बिलीव करते हैं कि इस बारी 125 मिलियन टन की जो हमारी प्रोडक्शन होती है, शायद वो पूरी की पूरी होए। यानी कि सभी फसलों को यहाँ पर नुकसान नहीं है, कुछ कुछ फसलों ने अगस्त के महीनों को यहाँ पर सपोर्ट किया भी है, लेकिन सितंबर कैसा रहेगा ऑफ कोर्स ये यहाँ पर देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ पर सितंबर से होने के एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर सरकार को यहाँ पर फेस्टिवल और अगले साल इलेक्शन को मद्देनजर रखना है तो एक प्लान बी यहाँ पर क्या रह सकता है। आपका स्वागत है। मॉनसून कम है और खेती हल्की सी नरम, इस तरह की बातें हमने यहाँ पर की हैं। लेकिन पंकज जी, आपसे ही पहले जान लेते हैं,
ट्रेड के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से जिस तरह के सरकार के कदम रहे हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं? एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट बंद है, 15 अक्टूबर तक का ऑफकोर्स यहाँ पर सरकार ने समय दिया है। ज़्यादातर ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स जिनसे हमने बात की है वो कहते हैं कि जो चावल एक्सपोर्ट का है वो भारतीय बाजारों में कम ही बिकता है और माना ये जा रहा है कि एक बार एक्सपोर्ट खुलेंगे तो वो एक्सपोर्ट में ही जाएगा। मनीषा जी, जो हम लोग बासमती में ज्यादा डील करते हैं जी। बासमती जो वेरिएंट है वो करीबन गवर्नमेंट ने $1200 की एमईपी जो लगाई है जी। अगर हम उसकी बैक कॉस्टिंग करें तो वो 90 से 100 रुपए किलो का चावल होता है, जो हम समझते हैं इंडिया के अंदर बहुत ही प्रीमियम लोग जो होते हैं 5% के लोग आसपास वो खाते हैं। तो एमईपी जो है 100 रुपए के चावल के आसपास लगाई गई है और हमारे पास ये जो 1509 का, मैंने लास्ट भी अपने इंटरव्यू में बोला था, 1509 जो क्रॉप है इसका इस साल ऑलमोस्ट हमारी क्रॉप का 50% स्टेक है। जब से ये $1200 की एमईपी लगी है मार्केट में, पहले इसका प्राइस होता था 38 रुपीज पर केजी के आसपास, आज ये माल 33, 34, 3500 रुपए, मतलब 300 रुपए इसमें से ईज आउट हो गए हैं। उसका रीजन बिहाइंड क्या है? क्योंकि एक्सपोर्टर और जो लोकल मिलर जो डोमेस्टिक सेल करता है, एक्सपोर्टर्स को सेल करता है, उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर है कि एक्सपोर्ट अगर हम $1200 से नीचे कर नहीं पाएंगे तो हम ये स्टॉक किसके लिए लेके जाने लग रहे हैं। और अभी छोटी छोटी बिड्स आने लग रही हैं मंडियों के अंदर, किसी मंडी में 3000 बोरी की अराइवल है, किसी मंडी में 5000 बोरी की अराइवल है। आने वाले 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर हमें ऐसा लगता है कि हर एक मंडी के अंदर कम से कम 10, 15, 20 हजार बोरी की अराइवल हो जाएगी। तो एक क्वांटिटी मार्केट में आएगी। उस समय हमने गवर्नमेंट को अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया है कि इस एमईपी को थोड़ा सा इमीडिएट इफेक्ट से कंसीडर करें, क्योंकि ये एमईपी हमने जो रिक्वेस्ट किया उनको $900 के आसपास किया है, जिसके अंदर हम इंटरनेशनल प्राइसेस के अंदर मार्केट में कंपटीशन को भी मेंटेन रखेंगे और साथ ही साथ हमारे किसानों को भी अच्छा प्राइस मिलेगा। एब्सोल्युटली। जो $1200 की यहाँ पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है उसको कम करके 900 करने की ऑफकोर्स यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। ये तो बात हुई चावल की, जहाँ पर फसल ठीक ठाक लग रही है। एक्सपोर्ट को लेकर कुछ दिक्कतें जरूर हैं लेकिन सरकार से वो बातचीत जारी है। विवेक जी, अब दालों के बारे में यहाँ पर इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ क्या देखती है? हमने बात की यहाँ पर किसानों की अवेलेबिलिटी की, इंपोर्ट कंसर्न्स की भी, लेकिन इंडस्ट्री अब आने वाले फेस्टिवल सीजन को कैसे देख रही है? और ऑफ कोर्स आई एम श्योर दालों की इंडस्ट्री इन सम सेंस यहाँ पर डर ही रहती है कि जैसे ही भाव बढ़ेंगे कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से यहाँ पर भी आएगा। बिल्कुल सही है मनीषा जी। अभी आपसे बात करने के पहले एक मेरे मित्र का फोन आया था इसी इंडस्ट्री से जो हमारे हैं, और बोल रहे थे कि विवेक भाई जब से प्राइस बढ़ी है ग्राहकी बंद हो गई है। लोग बोल रहे हैं कि इतनी ऊंचे भाव की दाल हम खाएंगे नहीं, लेकिन वो एक टाइम बिंग है। दाल की खपत, तो दाल की प्राइस कुछ भी रहे, डेफिनेटली डिमांड निकलेगी, सामने फेस्टिवल सीजन है, लेकिन व्यापारी डरा हुआ है कि ये प्राइस कहाँ जाके रुकेगा। जिस तरीके से चना, जिसकी स्पीड है प्राइस की, अगर उसी गति से बढ़ने लगी तो डिमांड डेफिनेटली उस पर इम्पैक्ट आएगा और मार्केट भी इस पे सफर करेगा। हम लोग जब भी कोई भी चीजों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो फिर कंजम्पशन उसका कम हो जाता है। तो इंडस्ट्री थोड़ी सी डरी हुई है, थोड़ी क्या ज्यादा डरी हुई है, और जिस तूफानी गति से प्राइसेस बढ़ रही हैं ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है कि सरकार जरूर इस पे कुछ ना कुछ अपना कदम उठाएगी और नाफेड लिक्विडेट करेगा अपनी कुछ बड़ी क्वांटिटी में। विवेक, बाजार में इस वक्त खरीदार ज्यादा है या बेचने वाले ज्यादा हैं? दोनों रुके हुए हैं, दोनों वेट कर रहे हैं दोनों वेट कर रहे हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो बाजार जिस तरीके से बुलिश है तो डेफिनेटली सेलर ज्यादा हैं और बायर कम है। बायर वेट कर रहे हैं, सेलर जो जिनके पास थोड़ा नीचे भाव का है वो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी एक अनिश्चितता का निश्चित रूप से माहौल है। पुखराज जी, कैसे देखते हैं आप ये बाजार? क्योंकि सरकार की तरफ से काफी सारे कदम यहाँ पर उठाए गए हैं और ये बातचीत हम पहले भी करते हैं कि जो लोग एसेंशियल कमोडिटीज में कारोबार करते हैं वो हमेशा सुन के, सोच के, क्या व्हाट्सएप आ रहा है, क्या सरकार की तरफ से खबर आ रही है, क्या कुछ हो सकता है, वो सब कुछ इन टारगेट लेके यहाँ पर काम करते हैं। जी मनीषा जी, ये सही है कि वो डर कर काम कर रहे हैं, और ये डर कर काम कर रहे हैं हम लोग ना, तभी ये चल रहा है। नहीं तो ये दालें अभी स्टॉक में दबी पड़ी मिलती और पता नहीं क्या भाव, जैसे पहले हुआ था 250 रुपए 200 रुपए दूध बिक गई थी, वैसा ही इस बार हो जाता। अभी जो विवेक जी कह रहे थे कि लोगों में चिंता है, डर है कि इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, ये कहाँ तक बढ़ेगा, तो सरकार की जो नजर है वो काम तो कर ही रही है। सरकार की नजर से माल पैदा तो नहीं होता, पर सरकार की नजर काम कर रही है। और मुझे लगता है 2024 के चुनाव तक मनीषा जी
ये बहुत ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, अभी कुछ समय के लिए जरूर ये भाव बढ़े हैं, पर एक जगह जाकर एक बार स्थिर तो निश्चित रूप से हो जाएंगे। और डर तो हर दाल के व्यापारी को है। जी हर हाँ। आदमी ये कह रहा है कि पता नहीं कब स्टॉक लिमिट लग जाए। आज भी सोशल मीडिया पे बहुत सारा चल रहा है कि चने पे स्टॉक लिमिट लगेगी। जी। ऐसी कुछ बातें चल जी मनीषा जी। पुखराज जी, क्योंकि आप राजस्थान से भी हैं और क्लियरली राजस्थान में चिंताएं यहाँ पर काफी ज्यादा हैं, जो 3-4 फसलें इंपॉर्टेंट राजस्थान में होती हैं, एज ऑफ नाउ उनको लेकर क्या व्यू है? देखिए, राजस्थान में जो फसलें अभी आ रही है या अब होने वाली है, जैसे नरमा कपास है, आपका मूंग है, मोठ है, बाजरा है, ग्वार है, तो सभी फसलों में नुकसान है और सभी फसलों के भाव अभी बढ़ चुके हैं। मतलब 1500 रुपए कुंटल आप देखिए मोठ बढ़ चुके हैं, 1500 रुपए कुंटल ही मूंग बढ़ चुके हैं। और ग्वार के भाव तो अभी खैर इन दिनों में बरसात कम होने के बावजूद भी बढ़े हुए ही हैं, कोई बहुत ज्यादा उठापटक नहीं आ रहा। पर हर चीज की कीमत बढ़ेगी, चूंकि मोठ आयात नहीं किया जा सकता, न ग्वार आयात किया जा सकता है। जहां तक मूंग की बात है, तो मूंग सस्ता उपलब्ध कराने की चेष्टा सरकार निश्चित रूप से करेगी और बहुत बड़ी तेजी नहीं आने देगी। अभी भी मूंग जो मंडियों में बिक रहा है 9,000 से 10,000 के बीच में बिक रहा है, तो बहुत है दाम इसके, कम दाम नहीं है। ज्यादातर कमोडिटीज में भाव बढ़ चुके हैं, जहां पर सरकार कंट्रोल कर सकती है, इंपोर्ट कर सकती है, मेजर्स ला सकती है, वो हमने यहां पर होता हुआ देखा ही है। लेकिन सारी चीज घूमकर एक ही चीज पे आ जाती है कि सितंबर की यहां पर बारिश कैसी रहती है, कैसे इन्फ्लेशन नंबर्स रहते हैं और अवेलेबिलिटी यहां पर त्योहारी सीजन में कैसी बनी रहती है, उसको लेकर आगे यहां पर कमोडिटी के प्राइसेस मूव भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया पंकज जी, पुखराज जी, विवेक जी साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम मुद्दों पर एक डिटेल में चर्चा भी करने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज।